चलिए स्टूडेंट्स देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये वाली एक्टिविटी कल मैंने शायद डिस्कस करी थी ना, कौन सी आपकी 8 पॉइंट कौन सी थी भाई? कल की क्लास में हमने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब बताया था, तो हमने आपको शायद क्या क्या डिस्कस कर लिया था भाई? कहाँ गया? हाँ, ट्रेन वाला हो गया था। हाँ, ये वाला देखिए बच्चों कुछ ऐसा है ना, थिंक एंड एक्ट में इन्होंने कुछ बताया हुआ है। इनकी बात सुन लो, बस हमें डिस्कस करना है, जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं ना, जो काम की चीज़ है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखो बच्चों, इन्होंने क्या बोला है, कह रहे वी समटाइम्स आर endangered by the motion of the object around us, especially if that motion is erratic and uncontrolled as observed in a flooded river। ठीक है, हरिकेन और सुनामी। ठीक है बच्चों, देखो सुनामी जब आती है ना, बड़ी बड़ी लहर उठती है समुद्र में, आपने देखा है, वो भी एक तरीके का मोशन है, पानी बहुत तेजी से मोशन करता है उस टाइम। फ्लड आता है, कहीं पे बाढ़ आ जाती है ना, बहुत ज़्यादा पानी जब बरसता है, तो वो भी एक तरीके का मोशन है। तो वो सब मोशन कैसा है? वो मोशन बच्चों कैसा है आपका? अनकंट्रोल्ड है, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होता है वो सब, है ना, मोशन। ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने एक शब्द का यूज किया, अगर आप ध्यान से चेक करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए कौन सा शब्द है, मैं आपको दिखाता हूँ इनसाइड, एराटिक मोशन, है ना। ठीक है, मतलब एराटिक मतलब बहुत तेजी से वो होता है मोशन। ठीक है, उसके मोशन का जो अमाउंट है बहुत तेजी से विनाशकारी होता है वो। ठीक है, तो अब आगे इन्होंने सवाल कहा है, कह रहा है ऑन द अदर हैंड कंट्रोल मोशन कैन बी सर्विस टू ह्यूमन बींग। ठीक है, कह रहा है अगर मोशन अनकंट्रोल होता है, आपको पता है ना, फ्लड आता है तो भाई, सुनामी आती है तो कितने लोगों का नुकसान होता है ना, जान माल की हानि हानि होती है, लोगों की जान मान चली जाती है उसमें। तो कह रहा है कि दूसरी तरफ अगर देखोगे, कंट्रोल्ड मोशन कैन बी सर्विस टू ह्यूमन बींग सच एज इन द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ओके, डू यू फील द नेसेसिटी टू स्टडी द एराटिक मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड लर्न टू कंट्रोल देम? ठीक है, अब देखो हमसे बोला जा रहा है, क्या आप ये फील करते हैं कि जो एरेटिक मोशन है, ठीक है ना, जो इस तरीके के मोशन है, जो फ्लडड आ जाती है, तो क्या इसको आप फील करते हो कि ऐसे ऐसे मोशन की हमें स्टडी करनी चाहिए और इसको कंट्रोल करना चाहिए हमें? बताइए। कह रहा है डू यू फील द नेसेसिटी टू स्टडी द एरेटिक मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड लर्न टू कंट्रोल देम? कुछ मोशंस जो एरेटिक, कुछ ऑब्जेक्ट्स के जो एरेटिक मोशन होते हैं, उनको उनकी हमको स्टडी करनी चाहिए, उनको कंट्रोल करना सीखना चाहिए। जवाब है हाँ, यस ऑब्वियसली, यस। क्यों भाई? इसके दो तीन फायदे हैं। देखो, पहला फायदा क्या है भाई, लोगों की जान मान नहीं जाएगी, है ना, तो ऑब्वियसली हमको इसकी स्टडी करनी चाहिए। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि भाई देखो, अगर इसके मोशन को आपने कंट्रोल कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स, इसके मोशन को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, तो क्या पता कंट्रोल मोशन से हम लोग का कुछ फायदा हो जाए। इसका ये एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि इस पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट चीज थी ना, वो यही आपको इंपॉर्टेंट चीज थी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में वो बताना चाहते हैं। तो आइए हम आपको थोड़ा सा बताते हैं बच्चों, जब इन्होंने बता ही दिया है तो आइए हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये क्या होता है? देखो बच्चों, ऊंचे ऊंचे से डैम्स बनाए जाते हैं, आपने देखा है। ठीक, कहीं से पानी आ रहा है, किसी रिवर में मान लीजिए पानी आ रहा है पीछे से, देखो हम क्या करेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो। इसको डिटेल में हम वर्क एंड एनर्जी में हमने इसको कवर किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर में हमने इसको कवर किया हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लो क्या बताना चाहते हैं बच्चों। देखिए ये डैम है इस तरीके से, ठीक, समझिएगा जरा, ठीक, ये ऐसे, ठीक। और ये देखिए बच्चों, ये डैम जो होता है, आपको पता है, ये पीछे देखिए नदी, नदी से पानी आ रहा था, रिवर से, और ये पानी इस तरीके से यहाँ पर डैम बना के ऐसे रोक लिया जाता है, आपको पता होगा इतना। ये देखिए बच्चों, तो हम करते क्या है यहाँ पर बच्चों, पीछे से जो पानी आ रहा था बहुत तेजी से, ठीक, उसको हमने एक डैम बना के रोक लिया पहले। अब देखो थोड़ा सा आप समझ लेना बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे, जब चलता हुआ कोई ऑब्जेक्ट होता है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, कोई बॉडी चल रही है, मोशन कर रही है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। बच्चों ध्यान से सुनिए जरा, क्या मैंने बोला, अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है, अगर कोई बॉडी क्या कर रही है, मोशन कर रही है, ठीक बेटा, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है बताइए? आज के बाद भूलना नहीं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चलती हुई बॉडी के पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक। और अगर कोई बॉडी बेटा कहीं पर रेस्ट में है, तो उसके पास भी एनर्जी होती है, ठीक, और वो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। सुन लो, मैं बहुत बेसिक अभी आपको बता रहा हूँ ताकि आप बस समझ जाएं। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको हम वर्क एंड एनर्जी में डिटेल में कवर करेंगे। अभी आपको मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी, और अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, अगर कोई बॉडी कहाँ पर है, रेस्ट पर है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है बेटा?
पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। ये बात सीख लो एक तो। और सुनो, डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी होती हैं, जैसे कि आपने देखा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। ये लाइट जो है, लाइट भी एक एनर्जी का फॉर्म है, हीट भी एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप की एनर्जी आप पढ़ोगे वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में। लेकिन बस आप इतना समझो कि एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एक एनर्जी को हम दूसरे एनर्जी के एक फॉर्म को हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो याद रखना, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड into another form. Okay, one form of energy can be converted into another form. Can be converted into another form. एनर्जी के एक फॉर्म को बेटा दूसरे फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक। ये जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करते हो, जिससे आप अपना लैपटॉप चलाते हो, पता ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो, जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो बच्चों, वो भी एक एनर्जी का फॉर्म है। डिटेल में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर में। बस अभी आप ये समझो, यहाँ बेटा पीछे से पानी आ रहा था, चलता हुआ पानी, तो चलता हुआ पानी क्या था? मोशन था उसमें, तो उसके पास कौन सी एनर्जी थी बताओ? चलते हुए पानी के पास कौन सी एनर्जी थी? जल्दी बताइए बच्चों, चलते हुए पानी के पास कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी। इनका देखिए क्वेश्चन क्या है, बीच में इन्होंने क्वेश्चन कर लिया है, इनका क्वेश्चन सुन लो भाई, फिर हम इस पे आते हैं वापस से। कह रहे हैं कि अगर एक बॉडी है इस तरीके से, ठीक, और ये एक ही जगह रह के क्या कर रही है? क्या कर रही है? मोशन कर रही है ना, टू एंड फ्रो, वाइब्रेट कर रही है, ऐसे 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 ऐसे। जैसे कि जो चिमटा होता है, चिमटे का प्रोंग आपने देखा होगा, है ना। बहुत आसान एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके किचन में चिमटा होगा, उसको इस तरीके से स्टक कर कहीं, ठीक है, तो वो वाइब्रेट करेगा, ठीक। तो इनका सवाल ये है कि क्या ये मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए। इसके जो दोनों प्रोंग हैं, इस तरीके से प्रोंग हैं, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे, चिमटे के दोनों प्रोंग ऐसे ऐसे, है ना। तो क्या ये मोशन का एग्जाम्पल है? जवाब है हाँ। इसी तरीके से लैब में एक ट्यूनिंग फॉर्क आता है, ठीक है, लैब में इसी तरीके से ट्यूनिंग फॉर्क आता है। इसको आप इस तरीके से किसी सॉलिड डेस्क पे ऐसा हिट करोगे तो इसके दोनों प्रोंग इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं, ठीक, ये ऐसे। तो क्या ये मोशन हो रहा है? हाँ, मोशन हो रहा है, ये मोशन हो रहा है, ठीक। क्यों? क्योंकि टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है, तो ये अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो आगे पीछे कर रहा है। आप बताइए, आपको डाउट है? ये वाइब्रेशनल मोशन होता है। बताइए, कोई डाउट है? नेक्स्ट आ जाइए, वापस इसमें आओ आप जो पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, तो एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में जो है कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो अब देखो जी, यहाँ पे हमने क्या किया, चलते हुए पानी के पास क्या था? चलता हुआ पानी मोशन कर रहा था भाई, हमें पता है। अब इसको हमने क्या किया? डैम बना के रोक लिया, ठीक। तो क्या होगा? ये जो काइनेटिक एनर्जी है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ जाना, के ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी। पानी पे पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में चेंज हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि अब ये जो पानी है पूरा ये रेस्ट पे आ गया, है ना, इसको हमने डैम से रोक लिया। अब क्या होगा? यहाँ डैम में गेट लगे रहते हैं इस तरीके से, यहाँ समझ जाना, यहाँ पर इस तरीके से चैनल लगे रहते हैं, गेट्स लगे रहते हैं ना, समझ जाना भाई। इस गेट को जब हम चाहें तो अपने मन से ओपन या क्लोज कर सकते हैं, ठीक। तो जब आप इसको ओपन कर दोगे तो ये सारा पानी हाइट से कहाँ आएगा? ग्रेविटी की वजह से नीचे। ग्रेविटी मतलब समझ रहे हो, अर्थ उसको नीचे खींचेगी, तो ये सारा पानी इस तरीके से नीचे आएगा। अब बताओ, पानी ये इस तरीके से फिर से मोशन करने लगेगा या नहीं करने लगेगा? बताइए, ये देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर से जो रुका हुआ पानी था, ठीक, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, उसकी उसकी एनर्जी को अब हम फिर किसमें चेंज कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि अब फिर से पानी मोशन करने लगा। तो पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी थी फिर से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। और नीचे रखते हैं हम क्या? एक टरबाइन। ये टरबाइन्स के ब्लेड है, ठीक। जैसे ये पानी इस टरबाइन के ब्लेड्स पे गिरता है, ये ब्लेड इस तरीके से घूम जाती हैं और यहाँ एक शाफ्ट लगा होता है, शाफ्ट कनेक्ट होता है किससे? जनरेटर से, ठीक। और जनरेटर कैसे काम करता है ये हम क्लास 10th में सीखेंगे, बस आप थोड़ा सा ये समझ लो कि जनरेटर के अंदर, ठीक, दो मैग्नेट होते हैं इस तरीके से, या सिंपल सा आप समझो, इसके अंदर मैग्नेट होता है और मैग्नेट के अंदर एक कॉइल रखी रहती है, ठीक। मैग्नेट के अंदर कॉइल रखी रहती है। जब ये ब्लेड्स घूमते हैं तो ये जो कॉइल है अंदर, एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, वो इस तरीके से घूमती है और जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो मोटी मोटी की बात आपने क्या पढ़ी? सब जनरेटर वनरेटर तो बात का विषय है, ये हम पढ़ेंगे कहाँ पर? क्लास 10th में। बस मोटी मोटी बात ये है कि चलता हुआ पानी था, उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, उसको हमने डैम बना के रोक लिया, काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर लिया। फिर हमने यहाँ से जब गेट खोला तो ये पानी ऊपर से नीचे ऐसे गिरेगा, ठीक। ये टरबाइन के ब्लेड्स पे घूम गिरेगा, टरबाइन के ब्लेड इस तरीके से घूम जाएंगे, वो शाफ्ट को घुमाएंगे, शाफ्ट से कॉइल कनेक्टेड है, कॉइल मैग्नेट के बीच में घूमेगा और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक। तो
ये प्लस और माइनस, ठीक। यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है जिसको हम अपने घरों तक भेजते हैं। ये सिस्टम कहाँ लगा रहता है? पावर स्टेशन के पास, ठीक है। नदी वदी के किनारे कहीं हम पावर स्टेशन बना लेते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े जनरेटर्स लगे रहते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमने क्या बना लिया, ये किसका एग्जाम्पल है? ये हाइड्रो, ये हमने क्या समझा आपको? हाइड्रो पावर प्लांट हमने आपको समझाया, ठीक। हाइड्रो पावर प्लांट का मतलब क्या है? हाइड्रो का मतलब पानी होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो का मतलब पानी, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? पानी। तो पानी की हेल्प से आपने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी, ठीक। पानी की हेल्प से आपने इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने जनरेट करी। तो मोटी मोटी बात क्या है यहाँ पर बताइए? जो अनकंट्रोल्ड मोशन था रिवर का, ठीक, उसको हमने कंट्रोल कर लिया कि नहीं कर लिया बताइए? डैम वैम बना के उसको हमने कंट्रोल कर लिया, उसके मोशन को कंट्रोल करके हमने अपनी हेल्प कर ली। जो ह्यूमन बींग्स है उनकी हेल्प हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उनको मिलेगी। बस ये एक छोटा सा एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया था तो मैंने आपको बता दिया, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। तो फाइनली चलते हुए पानी की जो काइनेटिक एनर्जी वो किस में चेंज जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसको फिर से हम डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में, ठीक। तो इस तरीके से जो एराटिक मोशन होते हैं उसको हम कंट्रोल करके अपनी कुछ ना कुछ हेल्प कर सकते हैं, ठीक है ना, या अपने काम में ला सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इन्होंने कुछ बात करी है, कह रहा है वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। लेट अस अज्यूम दैट द स्कूल इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ इन द ऑफ द रेलवे स्टेशन. We have specified the position of the school with respect to the railway station. In this example, the railway station is the reference point. We could have also chosen other reference point according to our convenience. Therefore, to describe the position of an object, we need to specify the reference point called the origin. ठीक है स्टूडेंट्स, बस वही चीज़ जो मैंने आपको कल पढ़ाई थी, क्या कि कभी भी मोशन को कभी भी आपको, ये देखो जरा, अगर आप मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है स्टूडेंट्स, या आप किसी की भी पोजीशन बता रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी प्लेस की पोजीशन बता रहे हो, तो आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। देखिए इन्होंने रेफरेंस पॉइंट लिया है, कह रहा लेट अस अज्यूम अ स्कूल इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देखिए इस तरीके से नॉर्थ, ठीक, नॉर्थ, और ये साउथ है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ठीक, नॉर्थ, ये देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है? रेलवे स्टेशन है, ये पॉइंट ओरिजिन, इसको हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिए, कभी कभी ऐसे सवाल आपको मिलते हैं जिसमें आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिखाना होता है बच्चों। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाली जो लाइन है, नॉर्थ साउथ वाली, ईस्ट वेस्ट वाली, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, इसी को ओरिजिन बोलते हैं, और यहीं पर उसको रखते हैं जिसकी वो बात करते हैं। मतलब समझो ये क्या बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। इन्होंने किसकी बात करी है? इन्होंने बात करी कि जो स्कूल है वो किधर है, पढ़िए जरा। किसी विलेज में जो स्कूल है वो किधर है? नॉर्थ की तरफ, 2 किलोमीटर ऑफ द रेलवे स्टेशन, 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। तो यहाँ रेलवे स्टेशन को हम यहाँ मानेंगे, रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर जाना है किधर? नॉर्थ की तरफ, ठीक। इसको मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, ये देखिए इस तरीके से, ठीक, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। यहाँ रेफरेंस पे हम किसको रखेंगे बताइए? बात किसकी कर रहा है वो? स्कूल की बात कर रहा है, जो कि 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। तो आपको इस इंफॉर्मेशन से क्या पता चलता है बताइए, कि अगर आपको कहाँ जाना है? स्कूल जाना है, तो सबसे पहले आपको रेलवे स्टेशन सर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ रेलवे स्टेशन क्या है? रेफरेंस पॉइंट है। तो रेलवे स्टेशन के रिस्पेक्ट में आपको देखना है अपनी पोजीशन को, किसकी पोजीशन को? स्कूल की पोजीशन को। तो हमें रेलवे स्टेशन को यहाँ ऑरिजिन मानना पड़ेगा, इस पॉइंट को हम ऑरिजिन बोलते हैं, या रेफरेंस पॉइंट। इसको ओ, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑरिजिन, या इसको हम क्या बोलेंगे? रेफरेंस पॉइंट, ठीक। तो यहाँ पर हम किसको मानेंगे? रेलवे स्टेशन को। तो रेलवे स्टेशन यहाँ पर होगा, इसको ओ से दिखा दो, पॉइंट ओ से, ओरिजिन को ओ से दिखाते हैं, ठीक। तो यहीं पर क्या है? आपका रेलवे स्टेशन है। अब आपको क्या करना है? रेलवे स्टेशन से ये 1 2 3 4 5 ऐसे, ये 1 यूनिट 1 किलोमीटर को सपोज दिखा रहा है, तो नॉर्थ की तरफ आपको 2 किलोमीटर जाना है, ठीक। रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर चले नॉर्थ की तरफ, ये नॉर्थ की डायरेक्शन है ना, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, यहाँ पहुँच गए। तो यहाँ पर आपको क्या मिले? यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? स्कूल मिलेगा। तो देखा आपने स्कूल की पोजीशन बताने के लिए, अब स्कूल की आप पोजीशन बता रहे हो, तो अगर आपको स्कूल तक जाना होगा तो आपको मोशन करना पड़ेगा। तो मोशन को बताने के लिए आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए कि भाई कहाँ से जाना है और किधर को जाना है, ठीक।
तो हमें रेलवे स्टेशन से नॉर्थ डायरेक्शन में 2 किलोमीटर जाना है तो हम स्कूल को पहुंच जाएंगे। तो इस कंडीशन में रेलवे स्टेशन क्या है, हमारा ओरिजिन है या रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। जैसे कि मान लो मैं इस रूम में खड़ा हूँ, 4 मीटर दूरी पर खड़ा हूँ, सुन लेना मेरा सवाल। मैं 4 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हूँ इस रूम में, तो आपका सवाल होगा सर कहाँ से 4 मीटर, सही बात है ना। खुद समझो भाई, मैं इस रूम में खड़ा हूँ, ये देखो मैंने बोला मैं 4 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हुआ हूँ। तो आप मेरे से पूछोगे ना, ये मान लो मेरे रूम में अलमारी रखी हुई है, एक अलमीरा, ठीक, ये अलमीरा रखी हुई इस तरीके से, ठीक, और ये मेरे रूम में एक टीवी लगा हुआ है इस तरीके से मान लीजिए, ठीक, और ये मेरे रूम में मान लीजिए इस तरीके से बेड एक रखा हुआ है। तो जब मैंने बोला कि मैं 4 मीटर डिस्टेंस पर हूं, तो आपका सवाल होगा ना सर किससे, है ना। मतलब मैं अपनी पोजीशन बता रहा हूं, तो भाई कौन से रेफरेंस पॉइंट से बता रहा हूं कि मैं बेड से 4 मीटर के डिस्टेंस पे हूं, या मैं टीवी से 4 मीटर के डिस्टेंस पे हूं, या मैं अलमीरा से 4 मीटर के डिस्टेंस पे हूं। तो ये चीज होती है। तो जब मैं आपको बताऊंगा नहीं मैं अलमीरा से 4 मीटर के डिस्टेंस पे हूं, तब आप समझोगे अच्छा यहां से यहां तक ये 4 मीटर के डिस्टेंस पे मैं खड़ा हुआ हूं। ठीक, तो अब आप मेरे रूम में आ जाओगे पहले, फिर आप ढूंढोगे सबसे पहले किसको, अलमीरा को। तो अलमीरा से 4 मीटर का डिस्टेंस आप लोगे तो मैं मिल जाऊंगा आपको। और डायरेक्शन भी मैं आपको शायद बता दूंगा, क्या पता मैं नॉर्थ की तरफ खड़ा हूं, मान लो अलमीरा से नॉर्थ की तरफ मान लो भाई, या साउथ की तरफ। तो आप अलमीरा से साउथ की तरफ 4 मीटर डिस्टेंस पे आओगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा। ठीक, तो इस तरीके से जो अलमीरा होगी वो क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा। यहाँ पर समझ गए। ऐसे ही अगर मैं आपको बोल देता कि भाई मैं 4 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हूं, तो आपको क्या ही पता चलता है ना कि रेफरेंस पॉइंट क्या है, कहाँ से 4 मीटर। तो ये चीज़ होती है, आप तो ढूंढते रह जाते हैं और कौन सी डायरेक्शन में। ठीक, अब देखिए बच्चों, इसके बाद मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन वाली कहानी है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कहानी आप खुद से पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस वही है। ये देखिए कि इन्होंने डायग्राम ऐसे बना के दिया हुआ है, ठीक, कोई ऑब्जेक्ट मान लो, नहीं भी पढ़ोगे तब भी चलेगा, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे कि मान लो, देखो चलो यहीं पे सवाल करा दें इसका, चलो हाँ बताइए। सर जो विब्रेटिंग मोशन आप बताएं उसका वाइब रेफरेंस पॉइंट होगा। वाइब्रेटिंग, हाँ उसका वाइब्रेटिंग मोशन का रेफरेंस पॉइंट होगा उसकी मीन पोजीशन जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। ठीक है, ये मीन पोजीशन थी ना उसकी, वहां से उसने स्टार्ट किया था, वही उसका रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे हम। ठीक, ओके। और ध्यान से सुनिए, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर में बताया था स्टार्टिंग में ही, क्या कि अभी हमें केवल कौन सा पढ़ना है बताइए, स्ट्रेट लाइन में मोशन। ठीक, ये वाइब्रेशनल मोशन हो गया आपका, रोटेशनल हो गया, इसके ऊपर क्लास 11 में बहुत डिटेल में चैप्टर है। ठीक, तो जब वहां पहुंचेंगे तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, अब वाइब्रेशनल मोशन में ज़रूरी नहीं कि मीन पोजीशन ही उसका रेफरेंस पॉइंट होता है, कभी कभी उसकी एक्सट्रीम पोजीशन भी उसका उसका रेफरेंस पॉइंट होता है। यानी कि हम लेफ्ट हैंड एक्सट्रीम से भी चेक कर सकते हैं कि उसने मोशन स्टार्ट किया है। भाई ऐसे हमने एक सिंपल पेंडुलम आता है लैब में, आपने देखा होगा, ये इसको ऐसा मार दो तो ये ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो क्या पता इसका हमने रेफरेंस पॉइंट ये वाला ले लिया उसकी एक्सट्रीम पोजीशन, हम कहीं भी ले सकते हैं रेफरेंस पॉइंट वाइब्रेशनल मोशन में। तो बहरहाल अभी हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं ना, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की बात है अभी। ठीक है, अभी आप यहाँ पर आओ अपने सिलेबस में, यहाँ पर ध्यान से चेक करिए बच्चों। जैसे कि ये सवाल है, ये ओरिजिन है, ठीक, ये सी है, ये बी है, ये ए है। ठीक, अब सुनो, अब इसमें सवाल दे देगा आपको वही सब पुराने सवाल आपके, क्या, ये देखिए ऑब्जेक्ट चला आपका पॉइंट ओ से, ठीक, और मान लो बी पर आ गया, बस ओ से बी गया। अब बताओ डिस्टेंस कितना है, 35, मान लो ये मीटर्स में दिया हुआ है। भाई ओ से बी वही सवाल है बेटा पुराना वाला, और क्या है, ओ से बी गया अगर ऑब्जेक्ट, ओ टू बी, तो डिस्टेंस कितना है बताइए, 35 मीटर थे, सही है। और डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है ओ से बी, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना है आपका, 35 मीटर है, वही पुरानी कहानियां जो कल हमने पढ़ी थी। और डायरेक्शन कहाँ है, ओ से बी की तरफ बस। अब इसी मान लो आपको सवाल दे दें कि पहले ओ से बी गया फिर बी से सी आया। चलो एक सवाल इसमें मैं आपको करा देता हूँ, बच्चों ध्यान से चेक करिएगा, ये आपकी बुक से ही मैंने लिया हुआ है। ठीक, मान लो ऑब्जेक्ट पहले ओ से बेटा बी गया, और है ना, समझ जाना, एरो लगा दे रहा हूँ, ओ से बी और फिर बी से सी आ गया, समझ गया ना। तो बेटा ओ से चलेगा पहले कहाँ गया, बी, और बी से बेटा आ गया कहाँ, सी पर। ठीक, बहुत ध्यान से चेक करना बेटा। तो आप मुझे बताओ बेटा डिस्टेंस कितना हो जाएगा,
डिस्टेंस कैसे निकालोगे बेटा, ध्यान से चेक करो। पहले ओ से बी जाओगे, ठीक। तो ओ से बी और बी से सी आना है। और सुनो, एक जो यूनिट है, मतलब एक जो सेक्शन है 5 यूनिट का है। मतलब अगर हम बोलेंगे ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, 5 मीटर का है। चेक कर लो, क्या मैं सही हूँ भाई? 20 से 25 5 मीटर हो गया, ठीक। चलो, तो बताओ बच्चों, सबसे पहले तो आप कहाँ से कहाँ गए? ओ से बी गए, तो कितना चल गए बताओ? 35 मीटर तो ये बेटा चले गए, यस और नो? ठीक, तो डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? 35 तो ये हो गया। अब बी से वापस सी पर आ रहे हो, तो बेटा बी से जब सी पे आओगे तो कितना चले हो बताओ? 5 5 10, 5 + 5 10, ठीक। तो प्लस और 10 कर दोगे, टोटल कितना हो गया बेटा बताओ? 45 मीटर का डिस्टेंस हो गया टोटल, सही है। और यहीं पर अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं, बहुत ध्यान से चेक करेंगे बच्चों। अगर बेटा मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछता इसी केस के लिए, कौन से केस के लिए? ओ से बी फिर बी से सी, तो बेटा बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। ये ओ है, ये है तुम्हारा क्या, इनिशियल पॉइंट, ठीक। ये क्या है तुम्हारा? इनिशियल पॉइंट। और बेटा सी क्या है तुम्हारा? फाइनल पॉइंट। अब देख के मुझे बता दो, अब देख के बता दो बेटा डायग्राम में मुझे, कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? ओ से, भाई फाइनल पॉइंट तो सी है ना, बताइए देख के बेटा कितना है? ओ और सी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? कितना है बताइए? 25। तो साफ साफ दिख रहा है आपको, है ना? तो डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा कितना? 25 मीटर्स, ठीक। बस यही है, और क्या, ठीक है ना? तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल इन लोगों ने इसमें बना बना के दिए होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो अब मैं उनको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी कुछ बच्चों लास्ट क्लासेस में बताया है। अगर कोई बॉडी ओ से चलकर वापस ओ पर आ जाए बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, ये आपको पता है। ओ का मतलब, अरे समझ जाना यार, ये जो जीरो लिखा हुआ है ना, ओ का मतलब ओरिजिन की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे बेटा बहुत सवाल मैंने आपको कराए हैं, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, ठीक। अब सुनो, ये देखो बेटा, एक्टिविटी कुछ कराइए, तो ये सब आपको आपको कभी करने का मन हो तो आप कर लेना। कह रहा है टेक अ मीटर स्केल एंड a long rope, walk from one corner of a basketball court to other opposite corner along the side. Measure the distance covered by you and magnitude of the displacement. What difference would you notice between the two? अब देखो, इसको करने मतलब आपको करना हो तो आप कर लेना बेटा। एक बास्केटबॉल कोर्ट है, ठीक है ना? बास्केटबॉल कोर्ट मतलब कोई ग्राउंड वाउंड होगा। अब ग्राउंड हमें क्या पता कैसा होता है भाई, कि ग्राउंड स्क्वायर शेप का है कि सर्कुलर शेप का। आप चाहें जैसे शेप का बेटा ग्राउंड हो, वो सवाल आपको क्या बता रहे हैं मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, आपको मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था बेटा। वो कह रहे हैं कि रस्सी ले लो, और मान लो ग्राउंड तुम्हारा अगर ऐसा है बेटा, ठीक। तो तुम मान लो ए से चल रहे हो और रस्सी को रखते जा रहे हो, रखते जा रहे हो, है ना? ये बी है मान लो, ये सी है और ये डी है। ऐसे जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, मान लो तुम सी पे खड़े हो गए ऐसे आके, तो डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, समझ गए ना? तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? रस्सी की टोटल लंबाई, ये वाली लंबाई और प्लस ये वाली लंबाई। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच एक रस्सी ऐसे स्ट्रेट रख देंगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो बस यही है, तो इतना टेंशन आपको नहीं लेना। मान लो आपका ग्राउंड बेटा सर्कुलर है, कल सारे सवाल मैंने आपको कराए थे। अगर सर्कुलर है बेटा, हाँ, तो यहाँ से अगर आप चल रहे हो, रस्सी ऐसे रखते जाओगे, मान लो यहाँ आप स्टॉप कर गए, ठीक। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो रस्सी की लंबाई है ना, इसको खोलकर मीटर स्केल पे नाप लेंगे सीधा करके, तो जो लेंथ आएगी वो क्या होगा? डिस्टेंस होगा। और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो ए से रस्सी रखेंगे और सीधा बी तक, ठीक। तो ए और बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये जो रस्सी की लंबाई होगी, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। समझ गए ना? तो इतना कोई टेंशन नहीं है इसमें मेरे ख्याल से। अब आगे बढ़ो। अब सुनो बच्चों, एक सवाल आपको याद करना है, और सवाल आपको ये याद रखना है बेटा, ओडोमीटर क्या होता है, ठीक। ध्यान से सुनो बेटा। देखो, कह रहा है ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विद अ डिवाइस दैट शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब देखो, ओडोमीटर क्या होता है, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ओडोमीटर क्या होता है, वो क्या करता है, और एक स्पीडोमीटर होता है, वो क्या करता है। तो ध्यान सुनो बेटा, ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या होता है और स्पीडोमीटर क्या होता है। स्पीड अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे चल के, ठीक। तो बस याद रख लीजिए भी, स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है? स्पीड मेजर करता है। स्पीडोमीटर मेजर्स स्पीड, ठीक। ये स्पीड मेजर करता है। और ध्यान दो, ओडोमीटर क्या मेजर करता है? डिस्टेंस। ओडोमीटर मेजर्स डिस्टेंस। अब आपको थोड़ा बता दूं, आपकी स्कूटी या कार होगी घर में, तो स्कूटी कार पे देखिएगा ऐसे डायल लगा होता है, ठीक।
तो यहाँ पे बेटा कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर इस तरीके से ये 2 3 4 5 7 है ना, तो ये ऐसे नंबर लिखे रहते हैं और यहाँ पर एक सुई लगी रहती है इस तरीके से, ये इंडिकेटर होता है ना। यहाँ लिखा रहता है 0 किलोमीटर पर आवर, फिर होता है आपका 30, फिर होता है 45 ऐसे करके 60, फिर होता है आपका 80, फिर होता है आपका 90 ऐसे ऐसे करके होता है ना 120। ठीक, ये किलोमीटर पर आवर में होता है। अब बेटा यहाँ पर ये जो लिखे रहते हैं ना नंबर्स, ये डिस्टेंस बताते हैं। आप अपनी स्कूटी चलाओगे 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 चलाओगे, थोड़ी दूर चले जाओगे, आप क्या देखोगे, अभी यहाँ नंबर क्या है, लास्ट वाले नंबर को नहीं देखा जाता, उसको छोड़ो आप। ठीक है, मान लो लिखा है 2345, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक, वैसे तो और भी बड़ा होता है ये, बट मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। स्कूटी चला रहे हो, थोड़ी देर के बाद ये नंबर हो गया 2352। समझ गए? तो अब आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया बताइए भाई, स्कूटी चलाते हुए कहीं गए हो ना। तो ये देखो फाइनली ये कितनी रीडिंग दिखा रहा है थोड़ी देर के बाद, 2352 और पहले कितनी दिखा रहा था जब हमने घर से स्कूटी निकाली थी, 2345 माइनस कर देंगे, लास्ट वाले नंबर को छोड़ देना। ठीक, 12 - 5 7, और यहाँ पर 4 - 4 कुछ नहीं बचेगा ये। तो बेटा कितने चले गए तुम, 7 किलोमीटर चले गए तुम। ये किलोमीटर में डिस्टेंस बताता है यहाँ पे, अगर लास्ट वाले को छोड़ दें हम। ठीक, तो अब मोटी मोटी बात ध्यान से सुनो, एग्जाम का क्वेश्चन, ओडोमीटर क्या बताता है बेटा, ओडोमीटर क्या मेजर करता है बताइए, ओडोमीटर क्या मेजर करता है, डिस्टेंस। और स्पीडोमीटर क्या करता है, तो स्पीडोमीटर यहाँ पे ऐसे निडल लगी रहती है इस तरीके से, ये जब आप एस्केलेट करते हो, अब एस्केलेशन क्या होता है हम आपको अभी आगे चल के पढ़ाएंगे। ठीक, ऐसा खींचते हो स्कूटी में एस्केलेशन, आप एस्केलेट करते हो ऐसा करके, तो वो खूब तेजी से भागती है। ठीक, तो ये सुई घूम के ऐसे आ जाएगी, 60 से घूम के 80 पे आ जाएगी। हालांकि इतना तेज नहीं चलाना चाहिए बट फिर भी, यानी कि अब हमारी स्पीड कितनी हो गई, 80 किलोमीटर पर आवर, और तेज घुमा दोगे उसको ऐसा तो 90 पे आ जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर। या आप मान लो कार चला रहे हो तो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो ये होता है स्पीडोमीटर। तो ऊपर जो इंडिकेटर लगा रहता है वो क्या होता है, स्पीडोमीटर, जो कि स्पीड को बताता है। और यहाँ पर जो नंबर चलते रहते हैं, ये वाला जो यहाँ पर लगा हुआ है, ये क्या आपका ओडोमीटर। तो ओडोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो डिस्टेंस मेजर करती है, स्पीडोमीटर की ऐसी डिवाइस है जो स्पीड मेजर करती है। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से मेरे ख्याल से पता होना चाहिए। ठीक, तो ये आपको पता चल चुका है। अब सुनो बच्चों, इन्होंने सवाल दिया, कह रहे हैं कि अ कार इज ड्राइवन फ्रॉम भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली। ठीक है, आप कार एक ड्राइव कर रहे हो भाई, भुवनेश्वर से कहाँ जा रहे हो, न्यू दिल्ली। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल रीडिंग एंड द इनिशियल रीडिंग ऑफ द ओडोमीटर इज 1850 किलोमीटर। देख रहे हो? ठीक, तो बेटा क्या किया, बी फॉर भुवनेश्वर और एन फॉर न्यू दिल्ली। तो कार इसने चलाई। अब एक बार बताओ बेटा, भुवनेश्वर से जब न्यू दिल्ली ये गया होगा, खुद दिमाग लगाओ, तो बेटा इसका जो ओडोमीटर है, सुन लेना पहले, बहुत ध्यान से सुन लेना, बहुत अच्छा सवाल मैं पूछने जा रहा हूं, आप देखते हैं क्या बताओगे। जब अब आप खुद समझो, आप आपके पास कार है, मान लो आप भुवनेश्वर से न्यू दिल्ली जा रहे हो, मेरा सवाल सुनना बेटा। एक बात बताओ, क्या सीधे सीधे रास्ते से जाओगे या टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होगा रास्ते में, मतलब समझो, सुन लो, क्या ऐसे पहुंच जाओगे, जो सच्चाई क्या है, जिंदगी की सच्चाई क्या है, या भुवनेश्वर से निकलोगे तो घूम घूम के टेढ़ा मेढ़ा 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 तब न्यू दिल्ली पहुंचोगे, बताओ। ये सवाल है मेरा, रियलिटी में। हाँ, कर्व पाथ पे बिल्कुल सही भाई, गाड़ी आप निकालोगे, किसी शहर में मुड़ोगे, अंदर जाओगे, इधर जाओगे उधर, दुनिया भर का कोई सीधा रास्ता थोड़ी ना होता है जब आप कहीं से कहीं जाते हो। सही बात है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, वो कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल रीडिंग एंड फाइनल रीडिंग ऑफ द ओडोमीटर इज 1850 किलोमीटर। मतलब समझो बच्चों, पहले रीडिंग कुछ और दिखा रहा था और फिर रीडिंग कुछ और दिखा रहा है। मतलब जब आप भुवनेश्वर से अपने घर से निकले थे तो रीडिंग कुछ और थी, न्यू दिल्ली पहुंच के रीडिंग कुछ और। लेकिन जब हमने फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग करी है, जैसे मैंने अभी यहाँ करवाया था, आपको याद है, मैंने अपने घर से स्कूटी निकाली थी, पहले वो रीडिंग कितनी दिखा रहा था, 2345, ये इनिशियल रीडिंग थी। और थोड़ी देर के बाद ये आपकी फाइनल रीडिंग थी, जब मैं अपने दोस्त के घर पहुंच गया। मान लो मैं अपने दोस्त के घर जा रहा था, ठीक, तो क्या किया आपने, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, फाइनल माइनस इनिशियल, कितना चल गए आप, 7 किलोमीटर। तो ये जो 7 किलोमीटर है बेटा, ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यही तो बताना चाहता हूँ। जब मैं अपने दोस्त के घर गया था तो ऐसा थोड़ा ना मैं सीधे सीधे ही रास्ता था भाई, मैं कहीं गया हूँगा किसी पार्क के किनारे से घूम के ऐसे कर्व पाथ से गया हूँगा ना। तो ओडोमीटर बेटा डिस्प्लेसमेंट नहीं मेजर करता है, डिस्टेंस मेजर करता है, ध्यान रखिएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो ये जो इन्होंने पूछा हुआ है हमसे कि जो इसकी इनिशियल रीडिंग थी और फाइनल रीडिंग के बीच का डिफरेंस 1850 किलोमीटर है, तो आप मुझे बताओ ये जो 1850 दिया हुआ है, ये भुवनेश्वर और न्यू दिल्ली के बीच का, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये भुवनेश्वर और न्यू दिल्ली के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है या डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, बताइए। 1850 भुवनेश्वर न्यू दिल्ली का डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, वेरी गुड।
समझ गए, डिस्प्लेसमेंट नहीं है ये, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थोड़ी ना है भुवनेश्वर ने न्यू दिल्ली की। आप तो ऐसे 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 कहीं से गए होगे ना, तो ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, ये पाथ लेंथ है, टोटल पाथ लेंथ है बेटा, तो ये डिस्टेंस को बता रहा है। तो ये इसका मतलब कि न्यू दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1850 किलोमीटर। अब सुनो आगे कह रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द भुवनेश्वर एंड न्यू दिल्ली बाय यूजिंग अ रोड मैप ऑफ इंडिया। ठीक, तो कह रहा है इंडिया का रोड मैप ले आओ। अब हम रोड मैप तो नहीं ला रहे हैं भाई इंडिया का, लेकिन हम आपको समझाना चाहते हैं होता क्या है। तो होता ये है, उन्होंने हमसे पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, भैया ध्यान से सुनो, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का क्या बता दो भाई, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, जल्दी से बताइए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है सर? सर वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं? और वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, क्या क्या होता है बताओ? एक तो होता है इसके पास मैग्नीट्यूड, यस और नो, जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। एक होता है बेटा इसके पास मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या होता है इसके पास, बताओ? डायरेक्शन। सही है। तो उसने आपसे क्या मांगा, वो कह रहा है भैया मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बता दो, मतलब कि भुवनेश्वर और न्यू दिल्ली के बीच का आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। ठीक, तो ये काम आपको रोड मैप ऑफ इंडिया का लेके करना है। अब भैया उसमें होता क्या है मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। हम अब जोग्राफी उसमें नहीं जाएंगे, इसकी जोग्राफी में सुनो, ये देखो, ये भुवनेश्वर है मैप पर, ठीक, और ये कहाँ है, न्यू दिल्ली है। इस तरीके से आप ऐसे 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 घूम के गए थे, तो ये डिस्टेंस कितना था यहाँ पर, 1850 किलोमीटर। ठीक, अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैप पे आप क्या करोगे, भुवनेश्वर को ज्वाइन करोगे किससे, न्यू दिल्ली से। ठीक, ओके, तो ये चीज़ होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, आप कोई भी मैप उठाओगे इंडिया का तो नीचे एक स्केल लिखी रहती है, मैप स्केल बोलते हैं जिसको। ठीक, तो वहाँ कुछ ऐसा लिखा रहता है कि लेट अस से, वो कहते हैं कि अब कुछ भी है भाई, मुझे क्या पता कि स्केल क्या है, लेकिन मैप की स्केल कुछ इस तरीके से होती है, नीचे लिखा रहता है कुछ ना कुछ, मतलब जैसे मान लो उसने लिख दिया कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर, समझ गए होगे अब तो। मतलब मैप पर अगर 2 सेंटीमीटर की लेंथ आ रही है, 2 सेंटीमीटर, भाई मैप तो छोटा सा होता है ना, तो 2 सेंटीमीटर की लेंथ में इन्होंने 100 किलोमीटर को दिखाया, ये मतलब है, समझे? ठीक है, तो ये चीज़ है, ओके। तो अब मान लो डिस्टेंस 1850 थी, ठीक, 1850 और 16, ओके। नाउ अब मान लो बच्चों कि मैंने भुवनेश्वर और न्यू दिल्ली के बीच स्केल से जब नापा इंडिया के रोड मैप में, तो बेटा मान लो मुझे मिला कितना, देखो 2 सेंटीमीटर, दो दो चार, दो छः, या एक मिनट देख लेते हैं जरा कितना आ रहा है ना। हाँ, मान लो ये 1 1 सेंटीमीटर है, स्केल से नापा, 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 6 7 8 9 सेंटीमीटर आया। 9 मत करो यार, 8 कर लो, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, रुक जाओ। ठीक, ऐसे इसको मैंने नापा, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, अरे भाई मान लो सेंटीमीटर में चल रहा है, 3 4 5 6, ठीक है, और 7, और ये 8 हो गया। अरे भाई मान लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने जब मेजर किया तो भुवनेश्वर और न्यू दिल्ली के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था वो कितना था, 8 सेंटीमीटर था। ठीक, तो अब 8 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे बताओ, खुद दिमाग लगाओ। 2 सेंटीमीटर में कितना है, 100 किलोमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर किसको दिखा रहा है, बताओ, 100 किलोमीटर को। ठीक, तो 8 सेंटीमीटर कितने को दिखाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, दिल पे मत ले लेना, 4 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि ये 8 हो जाए, और इसको भी 4 से कर देंगे, तो 4 टू ज़ा कितना हो गया, 8। ठीक, तो 8 सेंटीमीटर बराबर कितना आ जाएगा, 4 × 100, 400 किलोमीटर। ठीक, यानी कि भुवनेश्वर और न्यू दिल्ली के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है बताइए, 8 सेंटीमीटर का मतलब 400 किलोमीटर। अब इतना एग्जैक्टली असली में नहीं होगा, जब असली इंडिया का मैप लेके आएंगे तो आंसर आएगा 1400 के कुछ आसपास आएगा, 1400-1500 के आसपास। ठीक, लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप क्या देखोगे, जो डिस्प्लेसमेंट का लेंथ है मैग्नीट्यूड, वो डिस्टेंस से छोटा आएगा, क्योंकि भाई डिस्टेंस का मतलब आप घूम घूम के गए हो ना कर्व पाथ पे, और कर्व पाथ पे क्यों घूम घूम के जाते हो आप, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो सीधा रास्ता बना देगी गवर्नमेंट, सवाल ही नहीं उठता है सीधा रास्ता, क्या सबके घर वर तोड़ दोगे क्या, ऐसा तो नहीं है ना कि हमें सीधा ही सीधा जाना है एकदम, सीधे का मतलब हमें शॉर्टेस्ट पाथ से जाना है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। हाँ, तरह तरह के बीच में पहाड़ नाले नदियां आएंगी तो हम घुमा घुमा के ले जाएंगे ना, जैसा उचित होगा, जैसा हमारे लिए इंजीनियरिंग ईजी होगी पाथ को बनाने के लिए, समझ गए ना, तो ये सब कहानी है। तो बहरहाल आपको मेरी बात समझ में आई होगी।
अब आप यहाँ पर आ जाओ बच्चों, तो यही था। अब सुनो, डिस्प्लेसमेंट इन्होंने हमसे पूछा है कि नेगेटिव हो सकता है, ठीक। यस, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। कैसे? सुन लेना ध्यान से। अब इन्होंने सवाल पूछ ही लिया है, तो यहाँ पे अब हम कल ही आएंगे। अब आपको मैं बताता हूँ। देखो बच्चों, इसने पूछा है सवाल एक, बच्चे ने क्या, इसने पूछा है क्या डिस्प्लेसमेंट जो है, ठीक, क्या ये नेगेटिव हो सकता है? ये सवाल इसने पूछा है। हालांकि अभी हम एक्सरसाइज करेंगे ना बेटा, तो ये जो टॉपिक छूट जा रहे हैं वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज जब आपको कराएंगे, है ना, तो आपका सब कुछ कवर कर देंगे। ये सवाल भी वहीं पर आएगा, टेंशन मत लो। पर फिर भी अगर आपने पूछ लिया तो मैं आपको बता देता हूँ। तो जवाब है यस, ये नेगेटिव हो सकता है। अब नेगेटिव का क्या मतलब है वो आप बच्चों आप थोड़ा सा समझ लीजिए। भाई नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव का मतलब है डायरेक्शन। सुन लो ध्यान से, बहुत आसान से मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसानी से। देखिए कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से। ये देखो बच्चों, एक बॉडी है, मोशन कर रही है, ठीक, पॉइंट ए से, ठीक, ये बॉडी गई मान लीजिए बच्चों पॉइंट बी पर, ठीक है स्टूडेंट्स, ए से कहाँ गई, बी पर गई, ठीक। अब सुनो बेटा, मान लो बेटा कि ए से बी के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। अरे भाई मान लो यार, यहाँ से यहाँ का बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर है, ठीक। तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि वेक्टर ए बी कितना है, वेक्टर ए बी यानी कि ए से बी की दिशा में गए हो तुम, तब पता है तुमने मान लो 100 किलोमीटर बोल दिया, मैंने ऊपर वेक्टर लगा दिया। वेक्टर का मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं मैं, ए से बी की तरफ। तो बेटा अगर एक तरफ का डिस्प्लेसमेंट तुमने कैसा लिया है, पॉजिटिव, तो उसके जस्ट ऑपोजिट वाला डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसको नेगेटिव लिया जाता है। और क्या दिक्कत है? मतलब समझो, मतलब समझो। मान लो तुम बी से वापस कहां आ गए, ए पे, तो मैंने बोला कि ये बताओ कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना है, वेक्टर बी ए। वेक्टर बी ए का मतलब बी से ए की तरफ कितना है। तो सही तरीका ये फिजिक्स में लिखा ऐसे जाता है, -100 किलोमीटर लिखोगे। अब सुनना बड़े ध्यान से बेटा, ध्यान से सुन लो बेटा। माइनस साइन क्या बता रहा है यहाँ पर, -100 का मतलब ये थोड़ा ना कि -100, अरे -100 क्या होता है भाई, मैग्नीट्यूड तो हमेशा एब्सोल्यूट होता है। एब्सोल्यूट मतलब उसमें कोई साइन नहीं होता। सुन लो ध्यान से, मैग्नीट्यूड हमेशा एब्सोल्यूट होता है, उसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है। यानी कि 100 तो क्या है, मैग्नीट्यूड है। सुन लेना ध्यान से, सुन लेना ध्यान से भाई। देखो ये जो कहानी हमारी चल रही है बेटा, इसमें ये वाला जो 100 है ये तो मैग्नीट्यूड को बता रहा है। मतलब कितना चले तुम बी से ए जब गए, तो शॉर्टर डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। लेकिन माइनस किसको बता रहा है, माइनस बताता है बेटा डायरेक्शन को, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट को। करेक्ट, माइनस किसको बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट को। अब बोल रहा है सर ये क्या चल रहा है, तो बेटा चल ये रहा है कि जब तुम लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो तुमने बोला कि मैं, तो तुमने बोला कि मैं लेफ्ट से राइट वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चल रहा हूं सर। आप समझे, लेफ्ट से राइट जाने पर वेक्टर को पॉजिटिव साइन से दिखा रहे हो आप। और आपने ये बोल दिया पहले अपनी कॉपी में सवाल करने से पहले कि लेफ्ट से राइट वाले को मैं पॉजिटिव मानूंगा, और अगर मैं राइट से लेफ्ट आऊंगा तो उसको मैं नेगेटिव डायरेक्शन मानूंगा, बस। और क्या है, राइट से अगर किधर आओगे आप, लेफ्ट आओगे, तो आप उसको नेगेटिव से दिखाओगे। समझ गए कि नहीं समझे, बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट यदि नेगेटिव है बेटा कहीं पर, तो समझ जाना कि बस वो साइन को साइन कह रहा हूं, वो डायरेक्शन को बताता है और कोई बात नहीं है, समझे। अब देखो एक छोटा सा सवाल करा दे, अभी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। देखो अब मान लो यहीं पर कुछ बच्चे क्या कहेंगे कि सर हमेशा लेफ्ट से राइट पॉजिटिव। नहीं भैया ऐसा नहीं, हम ऐसा भी कर सकते थे। मान लो बेटा वो ए से बी गया पहले, हाँ, अब ये 50 किलोमीटर है। अब इस बार तुमने क्या किया, तुम कह रहे हो नहीं सर हम तो सर लेफ्ट टू राइट वाले वेक्टर की डायरेक्शन को इस बार सर नेगेटिव से दिखाना चाहते हैं, और सर राइट से लेफ्ट वाले को हम किससे दिखाएंगे सर इस बार। अगर राइट से लेफ्ट आएगा कलर मैं चेंज कर देता हूं, है ना, ताकि तुम समझ जाओ। अगर मैं राइट से किधर आऊंगा, लेफ्ट की तरफ, ठीक, तो मैं इसको पॉजिटिव से दिखाऊंगा। तो भाई क्या दिक्कत हो जाएगी बताओ, हाँ। ए से बी, तो जब तुम ए से बी जाओगे इस बार, तो वेक्टर ए बी को तुम दिखाओगे +50 किलोमीटर से, क्योंकि तुमने ऊपर डिफाइन कर रखा है ना लेफ्ट से राइट वाली डायरेक्शन। सॉरी प्लस कह रहा हूँ, माइनस होना चाहिए ना, 1 सेकेंड। हाँ तो देखिए जरा,
इस बार लेफ्ट से राइट वाली क्या है, नेगेटिव। तो ए से बी जब जा रहे हो तो ए बी वेक्टर को -50 से दिखाओगे, समझे। और बी ए वेक्टर को कैसे दिखाओगे, बी से ए की तरफ। तो इस बार तुमने क्या कहा कि राइट से लेफ्ट वाले वेक्टर को हम प्लस लगा के दिखाएंगे, तो +50। तो माइनस साइन यहां पर क्या बता रहा है, प्लस वाले का अपोजिट, बस और क्या है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, तो सवाल है हाँ, जवाब है हाँ हो सकता है। और दिखाओ, ये देखो। और डिस्प्लेसमेंट ही नहीं, कोई भी वेक्टर नेगेटिव हो सकता है। ये लो, मान लो एक ऑब्जेक्ट पी से क्यू की तरफ जा रहा था, अब मर्जी है आप, मान लो पी से क्यू के बीच का डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, ठीक। तो पी क्यू वेक्टर को अगर तुमने कैसे दिखाया है, +200 किलोमीटर, तो क्यू पी वेक्टर को कैसे दिखाओगे बताओ, यानी कि क्यू से पी अगर तुम जा रहे हो तो उसको कैसे दिखाओगे बताओ, -200। और यही रीजन है बेटा, यही रीजन है, मैं आपको दिखाऊं। तो कल हम लोग कुछ सवाल कर रहे थे, तो अगर आपको याद हो, मैंने बोला था ये P से पहले Q गया और Q से फिर वापस P आ गया, ठीक। तो इनिशियल पॉइंट भी वही, फाइनल, फिर से ध्यान सुन लो, P से Q गया और Q से वापस P आ गया, P से Q, Q से P, ठीक। तो वापस यहीं पहुंच गया। तो कल तक तुम लोग क्या कह रहे थे, यही तो कह रहे थे कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। तो वो 0 कैसे आया होगा, वो ऐसे ही तो आया होगा, ध्यान से सुन लेना। पहले वेक्टर पी क्यू और प्लस वेक्टर क्यू पी। अब बताओ, समझ लो ना, दोनों वेक्टर का एडिशन करोगे ना, पी क्यू वेक्टर यानी कि पी क्यू डिस्प्लेसमेंट और प्लस क्यू पी डिस्प्लेसमेंट। तो पी क्यू डिस्प्लेसमेंट कितना है, साइन के साथ रखो, +200, और ये वाला प्लस ऐसे ही रहेगा। और क्यूपी वेक्टर कितना है, -200। तो क्यूपी की जगह क्या रखोगे, -200। तो यहां से क्या आ जाएगा, +200 और प्लस माइनस -200। तो बताओ आंसर कितना आया, प्लस का 200 माइनस कट नहीं जाएगा, 0 नहीं आएगा, 0 किलोमीटर। तभी तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आया था, 0 आया था। बताइए, कोई डाउट है, बताइए। हाँ, इसीलिए 0 0 बता रहे थे, वो वेक्टर एडिशन हो रहा था, एक दिशा का पॉजिटिव तो उसके जस्ट ऑपोजिट वाली दिशा का नेगेटिव था, तभी तो नेट कितना आ रहा था हमारा, 0। लेकिन वो मैं तुम्हें डायरेक्ट बता दे रहा था कल की क्लास में कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टर डिस्टेंस 0 है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, समझ गए। तो ये चीज़ है। और देख लो आप, मान लो अपनी एनसीईआरटी वाले में देख लो, अभी नेगेटिव वाला और क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे देखो, एक छोटा सवाल देते हैं, वही वाला सवाल जो अभी किया था। देखो, ओ से बी गया, बी से सी आ गया, ओ से पहले बी गया और बी से सी आ गया, ठीक। तो क्या हो जाएगा बताओ, अगर मैं तुमसे डिस्टेंस तो तुम निकाल ही लोगे, डिस्प्लेसमेंट अगर पूछूंगा, खुद दिमाग लगाना बेटा। ओ से बी गया तो पहले ओ बी वेक्टर लोगे, ठीक। और प्लस बी से सी आया तो बी सी वेक्टर लोगे। अब बताओ बेटा, ओ से बी, इसको मैं लेफ्ट से राइट वाले को बेटा पॉजिटिव ले रहा हूं, लेफ्ट टू राइट वाले को बेटा मैं कैसा ले रहा हूं, पॉजिटिव साइन के साथ। प्लस लग के वीई लिख दूंगा, प्लस लिख के वीई लिख दूंगा, तो पॉजिटिव समझ जाना, ठीक। और इसी तरीके से अब बी से सी आ रहा है अगर, तो ओ बी कितना हो गया, चेक कर लो पहले, ओ से बी कितना हो गया, +35 हो गया, है ना, मीटर या किलोमीटर जो भी है। और बेटा इसी तरीके से अब बी से सी जब आओगे तब तो राइट से लेफ्ट आ रहे हो, और राइट से लेफ्ट वाले साइन को हमें कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव, माइनस लगा के वीई लिख दोगे तो उसका मतलब नेगेटिव, ठीक। यानी कि बी से सी वाला जो वेक्टर होगा, बी सी वेक्टर, ये वेक्टर का साइन है ना, ये कितना हो जाएगा बेटा, इधर से इधर टोटल 10 है, बी से सी 5 5 10, लेकिन हम क्या लिखेंगे, -10 किलोमीटर। अब -10 किलोमीटर का मतलब है माइनस क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन, यानी कि वो अपोजिट डायरेक्शन है, ओ बी वैक्टर के अपोजिट है बी सी, ये बात चल रही है, ठीक। रख दो, ओ बी कितना है, +35, और प्लस बी सी वैक्टर कितना है, -10, तो बी सी को हम क्या रखेंगे, -10, ठीक। कितना आ जाएगा बताओ, +35 तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 35 - 10, आंसर क्या आया। अब एक बात और यहीं पे तुम सीख ले रहे हो, ध्यान सुन लो, अच्छा हुआ तुमने सवाल भी पूछ लिया बेटा। आंसर कैसा आएगा, प्लस का 35, प्लस का 35 माइनस का 10, तो प्लस का 25 आया। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से, फाइनल आंसर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है बताओ,
पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव डायरेक्शन किधर से किधर थी, लेफ्ट से राइट, यानी कि जो फाइनल वेक्टर आ रहा है वो है ओ सी वेक्टर। तो ये जो आंसर आपने निकाला है वो ओ से, उसकी दिशा किधर है, समझ जाना बेटा, बहुत ध्यान सुन लो। हमने क्या किया है, ओबी वेक्टर को बीसी वेक्टर के साथ ऐड किया है, ओबी वेक्टर को बीसी वेक्टर के साथ, ओबी वेक्टर को बीसी वेक्टर के साथ। जब दो वेक्टर को ऐड किया जाता है तो रिजल्टेंट एक वेक्टर आता है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है वो कितना आया है, ओसी आया है। अब ओसी का साइन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव किधर से किधर था, लेफ्ट से राइट, यानी कि बेटा जो डायरेक्शन हम देंगे, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट आप निकाल रहे हो उसका मैग्नीट्यूड तो 25 किलोमीटर, लेकिन उसकी डायरेक्शन कैसी आ रही, प्लस प्लस कहां से कहां था, लेफ्ट से राइट, तो ये डायरेक्शन है इधर से इधर, ओ से सी की तरफ, समझे। और अगर माइनस में आंसर आया होता तो हम डायरेक्शन कैसे दिखाते, तो हम डायरेक्शन कैसे दिखाते, सी से ए की तरफ ऐसे, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन माइनस मान के चले थे। तो ये पूरी कहानी।